हाय दोस्तों, सुनो सुनो सुनो। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो तुम्हारे बिजनेस करियर का फाउंडेशन बनेगा। सोचो, तुम्हारे पास एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है, तुम्हें बिजनेस करना है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन सी फॉर्म चूज करो। अकेली करना है, फैमिली के साथ करना है, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करनी है, या फिर बड़ी कंपनी बनानी है। ये डिसीजन तुम्हारी पूरी बिजनेस जर्नी को डिफाइन करेगा। इसलिए आज की क्लास में हम एक एक करके सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरीज के साथ, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन सी फॉर्म तुम्हारे लिए बेस्ट है। मैं हूं तुम्हारी डिजिटल बेस्टी डोली एआई, और माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम बोरिंग लेक्चर्स नहीं, इंटरेस्टिंग सेशंस करते हैं। यहाँ डेफिनेशंस रटवाई नहीं जाती, कॉन्सेप्ट्स समझे जाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। हर फॉर्म के फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, टाइप्स, सब कुछ डिटेल में। और हाँ, बीच बीच में मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दूंगी ताकि तुम कनेक्ट कर सको। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे गली के कॉर्नर की चाय की टपरी या एक छोटी सी बेकरी। HUF का एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेसेस जो जनरेशन से चलती आ रही हैं। पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है CA फर्म्स, लॉ फर्म्स, जहां 2-3 प्रोफेशनल्स मिलकर काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल, जहां 36 लाख डेयरी फार्मर्स मिलकर अपना दूध बेचते हैं। कंपनी का एग्जाम्पल है रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और लाखों शेयर होल्डर्स हैं। तो आज हम इन सब फॉर्म्स को इतने अच्छे से समझेंगे कि तुम कभी नहीं भूलोगे। और क्लास के एंड में हम एक कंपैरिजन टेबल भी बनाएंगे जिसमें सारे फॉर्म्स का एक साथ कंपैरिजन होगा, ताकि तुम्हें क्लियरली पता चले कि कौन सी फॉर्म में क्या फीचर है, क्या मेरिट है, क्या लिमिटेशन है। तो रेडी हो जाओ, अपनी नोटबुक खोलो, पेन हाथ में लो, पानी की बोतल पास रखो और अपना पूरा ध्यान दो, क्योंकि आज की क्लास बहुत सॉलिड होने वाली है। चलो शुरू करते हैं उस फॉर्म से जो शायद तुम्हारी लाइफ का पहला बिजनेस होगा, अगर तुमने कभी अकेला कुछ स्टार्ट किया तो। सोचो, तुमने अपनी कॉलोनी में एक छोटी सी बेकरी खोली है, अकेली हो, खुद केक्स बनाती हो, खुद बेचती हो, सारा प्रॉफिट तुम्हारा, सारा लॉस भी तुम्हारा, कोई पार्टनर नहीं, कोई बॉस नहीं, बस तुम और तुम्हारा बिजनेस। यही सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। इससे सिंपल कुछ नहीं है। ये बिजनेस की दुनिया का सबसे बेसिक, सबसे पुराना और सबसे कॉमन फॉर्म है। दुनिया के ऑलमोस्ट सारे छोटे बिजनेसेस यही हैं। तुम्हारी गली की चाय की टपरी, कॉर्नर की ग्रोसरी शॉप, एक मोबाइल रिपेयर की दुकान, एक छोटा सा सैलून, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप हैं। इन सब का एक ही मालिक होता है, एक ही इंसान। और ये एक ही इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। यही इस फॉर्म की सबसे बड़ी खूबी है। और इसकी शुरुआत करना भी इतना आसान है कि बस एक आइडिया, थोड़ा सा पैसा और मेहनत का जज्बा चाहिए, जैसे प्रिया ने किया था। प्रिया एक सिंपल सी लड़की थी, उसे बेकिंग का बहुत शौक था। उसने अपने घर के किचन में केक बनाए, इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, दोस्तों को बताया, धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे। उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, कोई ऑफिस नहीं लिया, बस अपने घर से शुरू किया। आज उसकी अपनी बेकरी है। यही सोल प्रोप्राइटरशिप की ब्यूटी है। चलो अब इसके फीचर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। इसमें बिजनेस का ओनर एक ही इंसान होता है। सारा कंट्रोल उसी के पास होता है, सारी डिसीजंस उसी की होती है। उसे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता। अगर उसका मन करे कि आज से नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो तुरंत कर सकता है। दूसरा फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा रिस्क है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस फेल हो गया, उधार नहीं चुका पाए, तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका पर्सनल बैंक बैलेंस, सब कुछ रिस्क में आ सकता है। बिजनेस और ओनर लीगली एक ही एंटिटी है, इसलिए कोई सेपरेशन नहीं है।
ये फीचर ही बहुत लोगों को डराता है। तीसरा फीचर, सोल रिस्क बेरर। बिजनेस का जो भी रिस्क है उसे अकेला ओनर ही उठाता है। प्रॉफिट हो या लॉस, सब ओनर का। कोई पार्टनर नहीं जिसके साथ रिस्क शेयर कर सके। अगर बिजनेस डूब गया तो सब कुछ ओनर का डूबेगा, लेकिन अगर बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो सारा प्रॉफिट भी ओनर अकेला रखेगा। चौथा फीचर, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। ओनर और बिजनेस सेम होते हैं लॉ की नज़र में। अगर बिजनेस सू करता है मतलब ओनर सू कर रहा है। अगर बिजनेस सू किया जाता है मतलब ओनर सू किया जा रहा है। पांचवा फीचर, सिंगल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। बिजनेस की सारी डिसीजंस ओनर लेता है। क्या बेचना है, कहाँ से खरीदना है, कितने पैसे में बेचना है, कौन से एम्प्लॉयज रखने हैं, सब कुछ उसके पास पूरा मैनेजरियल कंट्रोल होता है। इससे क्विक डिसीजंस हो जाते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। छठा फीचर, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना बहुत आसान है। कोई लंबी लीगल प्रोसेस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, एक्सेप्ट बेसिक लाइसेंसेस जैसे FSSAI फूड बिजनेस के लिए, GST अगर टर्नओवर ज्यादा है तो। बस पैसा लगाओ और शुरू हो जाओ। इसी तरह बंद करना भी बहुत आसान है। अगर बिजनेस चल नहीं रहा तो तुरंत बंद कर सकते हैं। कंपनी या पार्टनरशिप में इतनी आसानी नहीं होती। सातवां फीचर, लिमिटेड कैपिटल। क्योंकि ओनर अकेला होता है, उसका पर्सनल पैसा ही पूरा कैपिटल होता है। वो कितना ही पैसा लगा सकता है, उतना ही जितना उसके पास है। बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी गारंटी चाहिए। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिमिटेड होता है, जो बिजनेस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आठवां फीचर, पर्सनल टच विद कस्टमर्स। सोल प्रोप्राइटर अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करता है। वो उन्हें जानता है, उनकी पसंद जानता है, उनकी प्रॉब्लम्स जानता है। ये पर्सनल कनेक्शन बिजनेस की गुडविल बढ़ाता है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाता है। बड़ी कंपनीज और कॉरपोरेशंस ये पर्सनल टच नहीं दे सकती। अब बात करते हैं मेरिट्स की। पहला मेरिट, इजी फॉर्मेशन। मैंने पहले भी कहा, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना बहुत आसान है। आज आइडिया आया, कल से बिजनेस शुरू। दूसरा मेरिट, कंप्लीट कंट्रोल एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटर अपना खुद का बॉस होता है। उसे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। जो मन में आए वो कर सकता है। तीसरा मेरिट, डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल प्रोप्राइटर सारा प्रॉफिट अकेला रखता है, इसलिए उसकी मोटिवेशन बहुत हाई रहती है। वो जानता है कि अगर मैंने आज एक्स्ट्रा मेहनत की तो उसका सारा प्रॉफिट मुझे ही मिलेगा। चौथा, मेरिट पर्सनल टच विद कस्टमर्स। सोल प्रोप्राइटर अपने कस्टमर्स को नाम से जानता है, उनके लिए छोटी मोटी छूट भी दे देता है। ये पर्सनल कनेक्शन बिजनेस की गुडविल बढ़ाता है। पांचवा, मेरिट सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटर अपनी सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन सीक्रेट रख सकता है। किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट टैक्स अथॉरिटीज। कंपनी में सब कुछ पब्लिक में आता है, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। छठा, मेरिट नंबर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सोल प्रोप्राइटर सारा प्रॉफिट अकेला खाता है। उसे किसी पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना, किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देना। सातवां मेरिट, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि कोई लीगल कंप्लायंस नहीं, कोई बोर्ड मीटिंग्स नहीं, कोई एनुअल फाइलिंग नहीं, ऑपरेशंस की कॉस्ट कम होती है। आठवां मेरिट, इजी डिसोल्यूशन। बंद करना भी उतना ही आसान है जितना स्टार्ट करना। अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो बस बंद कर दिया, कोई लीगल प्रोसेस नहीं। तो दोस्तों, ये थे सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग, फीचर्स और मेरिट्स। अगले स्लाइड में हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अब तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे देखे, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के अपने फायदे हैं तो कुछ घटाएं भी हैं, और वो घटाएं इतनी बड़ी हैं कि बहुत लोग इस फॉर्म को छोड़कर दूसरे फॉर्म्स की तरफ जाते हैं। तो चलो समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस, ताकि तुम्हें पूरा बैलेंस्ड व्यू मिले। पहली और सबसे बड़ी लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सोचो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक दुकान खोली। बिजनेस अच्छा चला, लेकिन एक दिन अचानक से आग लग गई,
सारा स्टॉक जल गया, दुकान जल गई। तुमने इंश्योरेंस नहीं कराया था। अब क्रेडिटर्स अपना पैसा मांग रहे हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वो क्रेडिटर्स तुम्हारे घर को अटैच कर सकते हैं, तुम्हारी गाड़ी बेच सकते हैं, तुम्हारा पर्सनल बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, तुम्हारी पूरी लाइफ की कमाई एक साथ डूब सकती है। यही अनलिमिटेड लायबिलिटी का डर है, इसलिए बहुत लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से डर जाते हैं। दूसरी लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर अकेला होता है, उसका पर्सनल पैसा ही बिजनेस का कैपिटल होता है। वो कितना पैसा लगा सकता है? जितना उसने अपनी लाइफ में कमाया है या जितना लोन ले सकता है। लेकिन लोन के लिए भी कोलैटरल चाहिए, गारंटी चाहिए। इसलिए सोले प्रोप्राइटरशिप में पैसा लिमिटेड होता है। अगर बिजनेस ग्रो करना है, नए मशीन्स खरीदनी है, नए एम्प्लॉयज रखने हैं, एक्सपेंशन करना है, तो पैसा नहीं है। कंपनी की तरह शेयर्स बेचकर पैसा नहीं जुटा सकते। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप छोटी ही रह जाती है, बड़ी नहीं हो पाती। तीसरी लिमिटेशन है लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर अकेला होता है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज लिमिटेड होती है। वो अकाउंट्स भी खुद संभाल रहा है, मार्केटिंग भी खुद कर रहा है, प्रोडक्शन भी खुद देख रहा है, कस्टमर्स से भी खुद बात कर रहा है। अब इतनी सारी चीजें एक आदमी कहाँ तक कर सकता है? एक इंसान हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट्स होते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, एचआर एक्सपर्ट। लेकिन सोले प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा नहीं है इतने सारे एक्सपर्ट्स रखने का। इसलिए मैनेजरियल क्वालिटी लिमिटेड रह जाती है। चौथी लिमिटेशन है लिमिटेड लाइफ। सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जिस्टेंस ओनर के एग्जिस्टेंस से जुड़ा होता है। अगर ओनर की डेथ हो गई, या वो सीरियसली इल हो गया, या उसने बिजनेस बंद करने का डिसाइड कर लिया, तो बिजनेस खत्म हो जाता है। कंपनी की तरह परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ ओनर की लाइफ जितनी ही होती है। अगर ओनर मर गया तो बिजनेस भी खत्म, उसके बच्चे ऑटोमेटिकली बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। पांचवी लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन एक्सपैंडिंग। लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सपैंड करना, ग्रो करना, स्केल करना बहुत मुश्किल होता है। एक ग्रोसरी शॉप को सुपरमार्केट बनाना, एक क्लिनिक को हॉस्पिटल बनाना, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत चैलेंजिंग है। कंपनी बना के एक्सपेंशन करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप शेयर्स बेच सकते हैं, इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में एक्सपेंशन की लिमिट होती है। छठवीं लिमिटेशन है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। ये एक तरह से एडवांटेज भी है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। अगर बिजनेस सू किया जाता है तो ओनर को पर्सनली सू किया जा रहा है। अगर बिजनेस किसी को सू करना चाहता है तो ओनर को पर्सनली सू करना पड़ेगा। सातवीं लिमिटेशन है अनसर्टेनिटी ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ओनर रोज बिजनेस नहीं संभालता तो बिजनेस नहीं चल सकता। अगर ओनर छुट्टी पर चला गया 2 महीने के लिए तो बिजनेस बंद हो जाएगा, या एम्प्लॉयज उसकी जगह डिसीजंस नहीं ले सकते। ये डिपेंडेंसी एक लिमिटेशन है। आठवीं लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन हायरिंग टैलेंटेड एम्प्लॉयज। सोल प्रोप्राइटरशिप में अक्सर लिमिटेड पैसा होता है, अच्छी सैलरी नहीं दे पाते, इसलिए बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते। टैलेंटेड लोग कंपनी में जाना पसंद करते हैं जहां ज्यादा सैलरी, बेनिफिट्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एम्प्लॉयज की क्वालिटी लिमिटेड रह जाती है। तो दोस्तों, ये थे सोल प्रोप्राइटरशिप की मेन लिमिटेशंस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, लिमिटेड लाइफ, डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, अनसर्टेनिटी ऑफ कॉन्टिन्यूटी और डिफिकल्टी इन हायरिंग टैलेंट। इन लिमिटेशंस की वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ छोटे बिजनेसेस के लिए सूटेबल है। अगर तुम्हें बड़ा बिजनेस करना है, एक्सपैंड करना है, ज्यादा कैपिटल चाहिए, ज्यादा एक्सपर्ट्स चाहिए, तो तुम्हें पार्टनरशिप या कंपनी की तरफ जाना चाहिए। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब चलो थोड़ा ट्रेडिशनल इंडिया की तरफ चलते हैं। वहाँ एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जो सदियों से चला आ रहा है, जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक संस्कार है, एक परंपरा है, एक विरासत है। सोचो,
एक जॉइंट फैमिली है, उसमें दादाजी हैं, पापा हैं, चाचा जी हैं, सब मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं। कोई एक बॉस नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। यही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जिसे शॉर्ट में HUF बिजनेस कहते हैं, हिंदू अनडिवाइड फैमिली। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। एक्चुअली हिंदू लॉ के अंदर आता है, लेकिन सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट भी इसके अंदर आते हैं। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो HUF बिजनेस का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जो एक हिंदू फैमिली के मेंबर्स मिलकर चलाते हैं। इसमें बिजनेस की ओनरशिप फैमिली में बर्थ राइट होती है। इसका मतलब क्या है? अगर तुम एक हिंदू फैमिली में पैदा होते हो तो तुम ऑटोमेटिकली उस फैमिली के बिजनेस के को ओनर बन जाते हो। तुम्हें अलग से कुछ खरीदना नहीं है, कोई शेयर्स नहीं लेने हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बस तुम पैदा हुए और तुम बिजनेस के हिस्सेदार बन गए। ये राइट कहलाता है को पार्सनरी राइट, और जिनके पास ये राइट होता है उन्हें कहते हैं को पार्सनर्स। अब इस बिजनेस का हेड होता है एक सीनियर मोस्ट मेंबर, जनरली फैमिली का सबसे बड़ा पुरुष, और उसे कहते हैं कर्ता। कर्ता बिजनेस की सारी डिसीजंस लेता है। वो बिजनेस मैनेज करता है, वो बैंक अकाउंट हैंडल करता है, वो डील्स फाइनलाइज करता है। बाकी को पार्टनर्स बिजनेस के ओनर्स हैं, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट कर्ता के हाथ में होती है। ये कर्ता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा बिजनेस उनके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। अब सोचो, अगर कर्ता गलत डिसीजन ले लेता है तो पूरा बिजनेस डूब सकता है। अगर कर्ता अच्छा मैनेजर नहीं है तो पूरा बिजनेस सफर करेगा। लेकिन को पार्टनर्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी पावर कर्ता के पास है। ये एक तरह का रिस्क है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। पहला फीचर है गवर्न बाय हिंदू लॉ। HUF बिजनेस हिंदू मिताक्षर लॉ के अंडर ऑपरेट होता है। ये लॉ प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स और बिजनेस मैनेजमेंट के रूल्स डिफाइन करता है। दयभागा लॉ भी एक स्कूल है, लेकिन वो मेनली बंगाल रीजन में अप्लाई होता है और उसमें थोड़े अलग रूल्स हैं। ज्यादातर इंडिया में मिताक्षरा लॉ फॉलो होता है। दूसरा फीचर है मेंबरशिप बाय बर्थ। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, पार्टनरशिप में आप पार्टनर बनते हो एग्रीमेंट करके। लेकिन HUF बिजनेस में आप मेंबर तभी बन जाते हो जब आप पैदा होते हो एक हिंदू फैमिली में। अगर आप उस फैमिली में पैदा हुए जिसका पहले से बिजनेस है, तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस के को ओनर बन गए। ये ऑटोमेटिक मेंबरशिप HUF का सबसे यूनिक फीचर है। तीसरा फीचर है कर्ता एज द मैनेजर। HUF बिजनेस का हेड कर्ता होता है, जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जनरली सबसे बड़ा पुरुष। कर्ता के पास पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। वो डिसाइड करता है कि बिजनेस कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। कर्ता का डिसीजन फाइनल होता है। चौथा फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी फॉर को पार्टनर्स। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में सब पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन HUF बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर बिजनेस पर उधार हो गया और बिजनेस फेल हो गया, तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है उधार चुकाने में। लेकिन को पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। सिर्फ बिजनेस में उनका जो हिस्सा है उतना ही रिस्क में है। पांचवा फीचर है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह HUF बिजनेस भी ओनर की डेथ पर बंद नहीं होता। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो अगला सीनियर मोस्ट मेंबर कर्ता बन जाता है और बिजनेस कंटिन्यू रहता है। अगर कोई को पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है। ये एग्जिस्टेंस स्टेबल रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। छठा फीचर है नो मैक्सिमम लिमिट ऑन मेंबर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट होती है, लेकिन HUF बिजनेस में मेंबर्स की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब को पार्टनर्स बन सकते हैं ऑटोमेटिकली बर्थ से। सातवां फीचर है सेपरेट लीगल स्टेटस फॉर टैक्सेशन। इनकम टैक्स के लिए HUF को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। उसका अपना पैन कार्ड होता है, अपनी अलग टैक्स रिटर्न फाइल होती है और अलग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है।
ये एक बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज है। 8वां फीचर है कॉमन एंसेस्टर। HUF बिजनेस एक कॉमन एंसेस्टर से स्टार्ट होता है। वो एक आदमी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद उसके बेटे, उनके बेटे, ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिजनेस चलता रहता है। तो दोस्तों, ये थी HUF बिजनेस की 8 मेन फीचर्स। इस बिजनेस फॉर्म में एक टिपिकल इंडियन फ्लेवर है, एक फैमिली बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। कुर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी, फैमिली डिस्प्यूट्स का डर, लिमिटेड कैपिटल, ये सब हम अगले स्लाइड में मेरिट्स और लिमिटेशंस के थ्रू समझेंगे। अब हम बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और लिमिटेशंस की, ताकि तुम्हें पूरा बैलेंस पता चले कि ये फॉर्म कितनी यूजफुल है और कहाँ इसकी कमियां हैं। पहले मेरिट से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा मेरिट है टैक्स बेनिफिट्स। भाई, ये HUF का सबसे किलर एडवांटेज है, इसलिए तो आज भी बहुत सारे बिजनेसमैन HUF क्रिएट करते हैं, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर HUF को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। इसका अपना अलग पैन कार्ड होता है, अलग टैक्स रिटर्न फाइल होती है, अलग बेसिक एग्जिप्शंस लिमिट मिलती है। तो अगर तुम्हारा इंडिविजुअल इनकम भी है और HUF का इनकम भी है, तो तुम्हें 2 अलग एग्जिप्शंस लिमिट्स मिलती हैं। इससे ओवरऑल फैमिली का टैक्स बर्डन बहुत कम हो जाता है। ये एक लीगल और एथिकल टैक्स प्लानिंग टूल है। दूसरा मेरिट है लिमिटेड लायबिलिटी फॉर को पार्टनर्स। ये बहुत बड़ी बात है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की पूरी प्रॉपर्टी रिस्क में थी, पार्टनरशिप में सब पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स रिस्क में थी, लेकिन HUF में को पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। सिर्फ कुर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है सिर्फ उनके बिजनेस के शेयर तक। उनका पर्सनल घर, गाड़ी, सेविंग्स कोई अटैच नहीं कर सकता, इसलिए को पार्टनर्स को कुछ मेंटल पीस रहता है। तीसरा मेरिट है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। HUF बिजनेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है। कर्ता बदलता है, को पार्टनर्स बदलते हैं, लेकिन बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है। इससे बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, कस्टमर्स का ट्रस्ट बना रहता है, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बना रहता है। ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस जैसा फीचर है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था। चौथा मेरिट है लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी अकेला था, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्किल्स, लेकिन HUF में पूरा फैमिली होता है। कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब अपनी एक्सपर्टाइज ला रहे हैं, सब मिलकर कैपिटल लगा रहे हैं। इससे बिजनेस को ज्यादा रिसोर्सेज मिलती है, ज्यादा कैपिटल मिलता है, ज्यादा स्किल्स मिलती हैं। पांचवा मेरिट है कोऑपरेटिव स्पिरिट। HUF बिजनेस फैमिली के मेंबर्स के बीच कोऑपरेशन बढ़ाता है। सब मिलकर काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल के लिए। इससे फैमिली यूनिटी भी बढ़ती है, बिजनेस भी ग्रो होता है। छठा मेरिट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा रिस्क एक आदमी पर होता था, लेकिन HUF में रिस्क सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर लॉस हो गया तो सबका हिस्सा है, अकेला कोई नहीं डूबता। सातवां मेरिट है नो इंटरफियरेंस फ्रॉम आउटसाइड। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह HUF में भी कोई आउटसाइड इंटरफियरेंस नहीं है। कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं एक्सेप्ट टैक्स कंप्लायंस, कोई बोर्ड मीटिंग्स नहीं, कोई एनुअल फाइलिंग नहीं, बस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो और काम खत्म। अथवा मेरिट है इजी फॉर्मेशन। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, बस फैमिली का बिजनेस है, ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है। पान कार्ड बनवा लेना टैक्स बेनिफिट्स के लिए, लेकिन वो भी सिंपल प्रोसेस है। तो ये था HUF के मेरिट्स। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहली लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। ये HUF का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कर्ता की पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में है। अगर बिजनेस फेल हो गया तो कर्ता का घर, गाड़ी सब अटैच हो सकता है, ये डर रहता है। दूसरी लिमिटेशन है लिमिटेड मैनेजोरियल एबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा मैनेजर भी हो। हो सकता है वो एक्सपीरियंस्ड बिजनेस पर्सन न हो, नए ट्रेंड्स नहीं जानता हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं समझता हो, लेकिन फिर भी वो करता है और सारी डिसीजंस उसकी होती हैं। अगर कर्ता अच्छा मैनेजर नहीं है तो पूरा बिजनेस डूब सकता है। तीसरी लिमिटेशन है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर को पार्टनर्स। को पार्टनर्स के पास ओनरशिप है,
लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है। वो मेहनत करे, अच्छे आइडियाज लाएं, लेकिन फाइनल डिसीजन कर्ता का होगा। इसे को पार्टनर्स में मोटिवेशन की कमी हो सकती है। अगर उन्हें लगता है कि मेरी मेहनत का क्रेडिट कर्ता को जा रहा है, तो वो अपना बेस्ट नहीं देंगे। चौथी लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल। HUF में सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा कैपिटल हो सकता है, लेकिन फिर भी लिमिटेड होता है। फैमिली मेंबर्स जितना पैसा लगा सकते हैं उतना ही कैपिटल है। शेयर्स बेचकर पैसा नहीं जुटाया जा सकता, इन्वेस्टर्स नहीं लाए जा सकते। इसलिए अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, तो पैसा की कमी हो सकती है। पांचवी लिमिटेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स। ये HUF की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। जब बिजनेस छोटा रहता है तब सब साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, पैसा आने लगता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी को लगता है कि मुझे कम मिल रहा है, किसी को लगता है कि मेरा बेटा ज्यादा कैपेबल है, फिर भी करता कोई और है। ये डिस्प्यूट्स कभी कभी बिजनेस के कोलैप्स का कारण बन जाते हैं। छठी लिमिटेशन है रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज ओनली। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, ज्यूज इस फॉर्म का फायदा नहीं उठा सकते। उनके लिए ये ऑप्शन ही नहीं है। सातवीं लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन। लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी और फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से HUF को एक्सपैंड करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये द HUF के 8 मेरिट्स और 7 लिमिटेशंस। इस फॉर्म में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बहुत रिस्क्स भी हैं। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। अब हम आते हैं एक ऐसे फॉर्म पर जो शायद तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आएगा, और वो है पार्टनरशिप। सोचो, तुम एक ब्रिलियंट शेफ हो, तुम्हारे पास अमेजिंग कुकिंग स्किल्स हैं, लेकिन पैसा नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त है, उसके पास पैसा है, लेकिन ना कोई बिजनेस आइडिया है, ना कुकिंग स्किल्स। दोनों डिसाइड करते हो कि मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। तुम अपनी स्किल्स दोगे, वो अपना पैसा लगाएगा। प्रॉफिट जो होगा आपस में बांट लेंगे। लॉस हुआ तो दोनों मिलकर उठाएंगे। यही पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट है। दो या ज्यादा लोग एक कॉमन गोल, रिसोर्सेज कंबाइन करना और प्रॉफिट शेयर करना। पार्टनरशिप बिजनेस का वो फॉर्म है जो सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ी है, लेकिन कंपनी से छोटी है। इसमें मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50 जनरल बिजनेस में, बैंकिंग में 10। इससे स्टार्ट करना भी रिलेटिवली इजी है। बस एक अग्रीमेंट चाहिए, जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डीड में सारी टर्म्स लिखी होती है। अब ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करते हैं। Indian Partnership Act, 1932, Section 4, according. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. इस definition में 5 keywords हैं जो partnership की soul है। पहला keyword, relation between persons. Partnership सिर्फ एक business transaction नहीं, एक relationship है, एक bonding है 2 या ज़्यादा लोगों के बीच। ये रिलेशनशिप पर्सनल भी हो सकती है, जैसे दोस्त, रिलेटिव्स, कॉलीग्स, या प्योरली प्रोफेशनल भी। दूसरा कीवर्ड, अग्रीड। ये रिलेशनशिप वॉलंटरी है, किसी जबरदस्ती से नहीं बनी। दोनों पार्टीज ने अपनी मर्जी से अग्री किया है। ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी, लेकिन रिटन हमेशा बेटर है। तीसरा कीवर्ड, शेयर द प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप का मेन मोटिव प्रॉफिट शेयर करना है। अगर बिजनेस लॉस में है तो लॉस भी शेयर होगा, लेकिन प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, वो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। अगर डीड में रेशियो नहीं लिखी तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इक्वल शेयरिंग होगी। चौथा कीवर्ड, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। बिजनेस सब पार्टनर्स मिलकर चला सकते हैं, या कुछ पार्टनर्स चला सकते हैं, या एक पार्टनर सबकी तरफ से चला सकता है, लेकिन जो भी चलाएगा वो सबके बिहाफ पर चलाएगा। पांचवा कीवर्ड, एक्टिंग फॉर ऑल। ये पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर बिजनेस के अंदर एक दूसरे का एजेंट है। अगर एक पार्टनर ने बैंक से लोन लिया बिजनेस के लिए, तो दूसरा पार्टनर भी उस लोन के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, चाहे उसे पता भी ना हो।
अगर एक पार्टनर ने किसी सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो सारे पार्टनर्स उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है। यही म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप की सोल है। चलो अब पार्टनरशिप के 8 फीचर्स एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला फीचर, 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। अकेला आदमी पार्टनरशिप नहीं बना सकता, वो सोल प्रोप्राइटर होता है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर डिफाइन नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10। अगर इससे ज्यादा पार्टनर्स चाहिए तो कंपनी बनाना पड़ता है। दूसरा फीचर, अग्रीमेंट। पार्टनरशिप के लिए एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी। ओरल अग्रीमेंट मतलब मुंह जबानी बोलकर डिसाइड कर लिया, लेकिन ओरल अग्रीमेंट रिस्की है क्योंकि फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, एविडेंस नहीं होता। इसलिए हमेशा रिटन अग्रीमेंट रेकमेंडेड है। रिटन अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स लिखी होती हैं। तीसरा फीचर, लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप सिर्फ लॉफुल बिजनेस के लिए बन सकती है। लॉफुल मतलब जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग लीगल हो। स्मगलिंग, इल्लीगल ड्रग्स, हवाला, इन सब के लिए पार्टनरशिप वैलिड नहीं होगी। बिजनेस लीगल होना चाहिए। चौथा फीचर, प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप का मेन मोटिव प्रॉफिट शेयर करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी वो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं। अगर डीड में रेशियो नहीं लिखी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इक्वल शेयरिंग होगी, चाहे किसने कितना भी कैपिटल लगाया हो। और एक बात, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना नहीं, लॉस शेयरिंग भी है। अगर बिजनेस लॉस में है तो वो लॉस भी उतने ही रेशियो में शेयर होगा। पांचवा फीचर, म्यूचुअल एजेंसी। ये पार्टनरशिप की सोल है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब है कि हर पार्टनर बिजनेस के अंदर एक दूसरे का एजेंट है और एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है। जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। ए ने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया, बी को पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बी उस लोन के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ए ने वो लोन पार्टनरशिप के बिहाफ पर लिया और ए एक पार्टनर है तो बी भी उससे बाउंड है। इसी तरह अगर बी ने किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा तो ए भी उस उधार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। ये फीचर पार्टनरशिप को सोल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ से अलग करता है। छठा फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस फेल हो गया, उधार नहीं चुका पाए, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी जमीन, उनका पर्सनल बैंक बैलेंस, सब कुछ रिस्क में आ सकता है। लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल भी होती है। जॉइंट का मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं। सेवरल का मतलब कोई एक पार्टनर अकेला भी पूरी लायबिलिटी चुका सकता है। अगर दूसरे पार्टनर्स के पास पैसा नहीं है तो एक पार्टनर से पूरी रिकवरी की जा सकती है। सातवां फीचर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। फर्म और पार्टनर्स एक ही एंटिटी है लॉ की नज़र में। अगर फर्म सू किया जाता है मतलब पार्टनर्स पर्सनली सू किए जा रहे हैं। फर्म अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती। प्रॉपर्टी पार्टनर्स के नाम पर होती है। बैंक अकाउंट भी पार्टनर्स के नाम पर होता है, फर्म के नाम पर नहीं। आठवां फीचर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप का हिस्सा, अपना शेयर किसी बाहर वाले को नहीं बेच सकता बिना बाकी सभी पार्टनर्स की परमिशन के। अगर आपने अपना शेयर किसी स्ट्रेंजर को बेच दिया तो बाकी पार्टनर्स उस स्ट्रेंजर को पार्टनर मानने से इनकार कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि पार्टनरशिप एक पर्सनल रिलेशनशिप है, ट्रस्ट पर बेस्ड है। कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये थे पार्टनरशिप के मीनिंग, डेफिनेशन और 8 फीचर्स। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब हम पार्टनरशिप के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं और वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सोचो, पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स एक जैसे नहीं होते। कोई एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है,
रोज सुबह ऑफिस आता है, डिसीजंस लेता है। कोई सिर्फ पैसा लगाता है और घर बैठा रहता है, उसे बिजनेस से कोई मतलब नहीं। कोई अपना नाम देता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। कोई छुपकर पार्टनर बना रहता है, दुनिया को पता नहीं चलता। तो उनके रोल के बेसिस पर, उनकी लायबिलिटी के बेसिस पर, उनके इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर पार्टनर्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। टोटल 6 मैं टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। चलो एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला टाइप है एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो बिजनेस की डे टू डे मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। वो रोज ऑफिस आता है, डिसीजंस लेता है, एम्प्लॉयज को मैनेज करता है, कस्टमर से मिलता है, डील्स फाइनलाइज करता है, बैंक जाता है, सप्लायर से बात करता है। बेसिकली बिजनेस की सारी एक्चुअल एक्टिविटी इसी पार्टनर के ईयर दे गिर्द घूमती है। एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो फर्म की तरफ से लीगली बाइंड कर सकता है। जैसे अगर एक सीए फर्म है तो जो पार्टनर रोज ऑफिस आता है, क्लाइंट्स की फाइल्स देखता है, ऑडिट साइन करता है, वो एक्टिव पार्टनर है। दूसरा टाइप है स्लीपिंग पार्टनर या डोमेंट पार्टनर। डोमेंट मतलब सोया हुआ। ये वो पार्टनर है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता। वो घर पर सो सकता है, छुट्टी मना सकता है, घूमने जा सकता है, बिजनेस अपने आप चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लायबिलिटी भी स्लीपिंग है। उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस फेल हो गया तो स्लीपिंग पार्टनर का पैसा भी डूबेगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में आएगी। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि स्लीपिंग पार्टनर सेफ है, लेकिन एक्चुअली वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना एक्टिव पार्टनर। सिर्फ वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता। स्लीपिंग पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिलता है, लेकिन मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं। जैसे एक रेस्टोरेंट है, एक पार्टनर रोज रेस्टोरेंट में बैठता है, कस्टमर्स को देखता है, स्टाफ मैनेज करता है। दूसरा पार्टनर सिर्फ पैसा लगाकर घर बैठा है, बस महीने के एंड में प्रॉफिट का हिस्सा ले लेता है। ये दूसरा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है। तीसरा टाइप है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो है जिसका नाम पब्लिकली नहीं बताया जाता। लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये इस फर्म का पार्टनर है। वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहता है, डिसीजंस लेता है, प्रॉफिट शेयर करता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहती है। उसका नाम फर्म के नाम में नहीं होता, विजिटिंग कार्ड पर नहीं होता, साइन बोर्ड पर नहीं होता। लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए तो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। वो फर्म के एक्शंस के लिए थर्ड पार्टीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जैसे एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई फिल्म प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो चाहता है कि उसका नाम पब्लिकली ना आए क्योंकि वो दूसरे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, तो वो सीक्रेट पार्टनर हो सकता है। चौथा टाइप है नॉमिनल पार्टनर या पार्टनर बाय एस्टोपिल। ये सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है। नॉमिनल पार्टनर वो है जो एक्चुअली में पार्टनर नहीं होता, लेकिन अपना नाम यूज करने देता है। ना पैसा लगाता है, ना मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, ना प्रॉफिट शेयर करता है, सिर्फ नाम का पार्टनर है। लेकिन अगर फर्म पर कोई लायबिलिटी आती है, थर्ड पार्टीज ने उसे पार्टनर मानकर बिजनेस किया, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जैसे कोई सेलिब्रिटी अपना नाम एक रेस्टोरेंट को दे देती है, शाहरुख खान्स रेस्टोरेंट टाइप। लोग सोचते हैं कि शाहरुख खान का रेस्टोरेंट है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ नाम दे रहा है, पैसा नहीं लगाया, मैनेजमेंट नहीं करता। लेकिन अगर रेस्टोरेंट पर लोन है और वो फेल हो गया तो क्रेडिटर्स शाहरुख खान के पास भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम दिया, लोगों ने उन्हें पार्टनर माना। इसलिए नॉमिनल पार्टनर भी रिस्क फ्री नहीं है। पांचवा टाइप है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये नॉमिनल पार्टनर जैसा ही है, लेकिन इसमें पार्टनर खुद अपने आप को पार्टनर नहीं बताता, बल्कि दूसरे लोग उसे पार्टनर समझते हैं और वो उन्हें करेक्ट नहीं करता, चुप रहता है, साइलेंस मेंटेन करता है। जैसे एक आदमी के दोस्त ने अपनी फर्म में उसे पार्टनर बता दिया कस्टमर्स को, और उसने मना नहीं किया, चुप रहा। अगर फर्म डूब गया तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पार्टीज के लिए, क्योंकि उसने होल्डिंग आउट अलाउ किया। होल्डिंग आउट का मतलब है दूसरों को अलाउ करना कि वो आपको पार्टनर समझें। अगर आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, चुप रहे, तो आप लायबल हो सकते हैं। छठा टाइप है माइनर पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा
फुल फ्लेक्ड पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल एज 18 है और पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है। माइनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर सकता है, लॉस में उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, सिर्फ अपने इन्वेस्टेड कैपिटल तक। माइनर 18 साल का होने के बाद डिसाइड कर सकता है कि उसे पार्टनर रहना है या एग्जिट करना है। अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो 6 मंथ्स के अंदर पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो वो पार्टनर मान लिया जाएगा। माइनर पार्टनर का एग्जाम्पल लो। एक बिजनेसमैन अपने 16 साल के बेटे को पार्टनरशिप में ले आता है। बेटा प्रॉफिट शेयर करेगा, लेकिन अगर बिजनेस फेल हुआ तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उसका पर्सनल रिस्क नहीं है। 18 साल का होने के बाद वो डिसाइड करेगा कि पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है या नहीं। तो दोस्तों, ये थे 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स: एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और माइनर। इन्हें अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हर टाइप की 8 लाइन की डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और लायबिलिटी स्टेटस लिखना। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड और रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड। अब हम आते हैं पार्टनरशिप के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है पार्टनरशिप डीड और रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या है? सिंपल वर्ड्स में, पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। ये डॉक्यूमेंट सारे पार्टनर्स मिलकर साइन करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। इसमें हर वो बात लिखी होती है जो पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हुई है। जैसे एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सारे फंडामेंटल रूल्स लिखे होते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप डीड फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे एक स्कूल का रूल बुक होता है जिसमें स्टूडेंट और टीचर के लिए सारी गाइडलाइंस होती हैं, वैसे ही पार्टनरशिप डीड फर्म का रूल बुक है। अब सवाल ये है कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है या ऑप्शनल है? टेक्निकली डीड बनाना लीगली कंपल्सरी नहीं है। पार्टनर्स चाहे तो ओरल एग्रीमेंट पर भी बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली डीड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एविडेंस नहीं होता। अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट में ओरल एग्रीमेंट का कोई प्रूफ नहीं होगा। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर रिटन डीड है, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, तो वो कोर्ट में लीगल एविडेंस के काम आती है। इसलिए हमेशा रिटन पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए। अब डीड में क्या क्या लिखा जाता है, ये कॉन्टेंट्स हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्म का नाम, पार्टनर्स के डिटेल्स, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन, ड्राइंग्स अलाउड, राइट्स एंड ड्यूटीज, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये 14 कंटेंट हैं जो डीड में लिखे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर पार्टनर्स ने डीड बनाई ही नहीं या डीड बनाई लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं, तो क्या होगा? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ डिफॉल्ट रूल्स बनाए हैं जो ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं जब डीड में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। इन्हें हम रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड कहते हैं। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इन पर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये रूल्स हमेशा पार्टनर्स के अगेंस्ट जाते हैं, मतलब पार्टनर्स को नुकसान होता है अगर उन्होंने डीड नहीं बनाई। इसलिए हमेशा डीड बनाना चाहिए। चलो एक एक रूल डिटेल में समझते हैं। पहला रूल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर होगा, चाहे पार्टनर्स ने कितना भी कैपिटल लगाया हो। मान लो ए ने 10 लाख लगाए, बी ने सिर्फ 2 लाख लगाए, लेकिन डीड में रेशियो नहीं लिखी, तो प्रॉफिट 50-50 बांटेगा। ए को नुकसान होगा क्योंकि उसने ज्यादा कैपिटल लगाया लेकिन प्रॉफिट बराबर मिल रहा है। बी को फायदा होगा, इसलिए रेशियो डीड में लिखना जरूरी है। दूसरा रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा,
0 इंटरेस्ट। चाहे पार्टनर ने कितना भी कैपिटल लगाया हो, उसे 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये रूल पार्टनर्स के लिए बहुत डिसएडवांटेजियस है। इसलिए अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट मिले, तो डीड में क्लियरली लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट मिलेगा और रेट क्या होगा। तीसरा रूल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ये रूल फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि पार्टनर फ्री में पैसा निकाल रहे हैं। इसलिए अगर फर्म चाहती है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज हो, तो डीड में क्लियरली लिखना पड़ेगा। चौथा रूल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अगर डीड में सैलरी या कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। चाहे वो पार्टनर दिन रात मेहनत कर रहा हो, डेली बिजनेस संभाल रहा हो, दूसरा पार्टनर सिर्फ पैसा लगाकर घर बैठा हो, फिर भी एक्टिव पार्टनर को 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये रूल एक्टिव पार्टनर के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस है। इसलिए अगर किसी पार्टनर को सैलरी चाहिए, तो डीड में लिखना पड़ेगा। पांचवा रूल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये एक पॉजिटिव रूल है जो पार्टनर के फेवर में जाता है। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है जो कैपिटल से अलग है, तो उस लोन पर पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे डीड में लिखा हो या नहीं। ये इंटरेस्ट फर्म का एक्सपेंस है, प्रॉफिट में से नहीं, बल्कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही डिडक्ट होगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। याद रखना, पार्टनर का लोन और पार्टनर का कैपिटल दोनों अलग है। कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिना डीड के, लेकिन लोन पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा इवन विदाउट डीड। छठा रूल, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर डीड में एडमिशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। कोई अकेला पार्टनर नए पार्टनर को ऐड नहीं कर सकता। सातवां रूल, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर डीड में रिटायरमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो एक पार्टनर रिटायर कर सकता है सारे पार्टनर्स की कंसेंट से। आठवां रूल, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। अगर डीड में एक्सपल्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो किसी पार्टनर को निकालने के लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, और वो भी गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब वैलिड रीजन के साथ। तो दोस्तों, ये थे रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो सैलरी, प्रॉफिट इक्वल शेयर, सिर्फ पार्टनर के लोन पर 6% इंटरेस्ट। इन रूल्स को याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के मेरिट्स और लिमिटेशंस की, ताकि तुम्हें पूरा बैलेंस पता चले कि ये फॉर्म कितनी यूजफुल है और कहाँ इसकी कमियां हैं। पहले मेरिट से शुरू करते हैं। पहला मेरिट है इजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप स्टार्ट करना रिलेटिवली इजी है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसमें भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बस एक पार्टनरशिप डीड बनाओ, स्टैम्प पेपर पर लिखो, सारे पार्टनर साइन करो और बिजनेस शुरू। कंपनी बनाने की तरह लंबी लीगल प्रोसेस नहीं है। आरओसी के पास फाइलिंग नहीं करनी पड़ती। दूसरा मेरिट है लार्जर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी का पैसा था, लिमिटेड, लेकिन पार्टनरशिप में 2, 3, 4, 5 लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, इसलिए कैपिटल ज्यादा जुड़ जाता है। ज्यादा कैपिटल का मतलब ज्यादा इन्वेंट्री, ज्यादा मशीन्स, ज्यादा मार्केटिंग, ज्यादा ग्रोथ। अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है तो पैसा है। तीसरा मेरिट है कंबाइंड स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। हर पार्टनर की अपनी एक्सपर्टीज होती है। कोई फाइनेंस में अच्छा है, कोई मार्केटिंग में, कोई ऑपरेशंस में, कोई टेक्नोलॉजी में। सब मिलकर अपनी स्किल्स लेके आते हैं, जिससे बिजनेस की ओवरऑल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे एक क्रिकेट टीम में कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर, कोई ऑलराउंडर, कोई विकेट कीपर। सब मिलकर टीम स्ट्रांग होती है। चौथा मेरिट है रिस्क शेयरिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा रिस्क एक आदमी पर था, लेकिन पार्टनरशिप में रिस्क सब पार्टनर्स के बीच बांट जाता है। अगर लॉस हो गया तो सबका हिस्सा है, अकेला कोई नहीं डूबता। ये रिस्क शेयरिंग पार्टनर्स को मेंटल पीस देता है। पांचवा मेरिट है बेटर डिसीजन मेकिंग। पार्टनरशिप में डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाते हैं। कई लोग मिलकर डिस्कस करते हैं,
अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आते हैं, प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज होते हैं और बेटर डिसीजन निकलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी अकेला डिसाइड करता था, गलती की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। छठा मेरिट है सीक्रेसी। कंपनी की तरह पार्टनरशिप को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती। पार्टनर्स अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्रॉफिट्स, अपनी वीकनेसेस सब सीक्रेट रख सकते हैं। सातवां मेरिट है फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप में चेंजेस करना रिलेटिवली इजी है। अगर नया पार्टनर ऐड करना है, डीड अमेंड करो, ऐड कर दो। अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, पार्टनर्स मिलकर डिसीजन ले सकते हैं क्विकली। कंपनी में चेंजेस करने में बहुत प्रोसेस है, शेयर होल्डर अप्रूवल, बोर्ड रेजोल्यूशन, रेगुलेटरी फाइलिंग्स। पार्टनरशिप में इतना सब नहीं। आठवां मेरिट है क्लोज रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। पार्टनर्स पर्सनली कस्टमर्स से डील करते हैं, उनकी नीड समझते हैं। इससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है। तो ये था पार्टनरशिप के मेरिट्स। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहली लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जॉइंट और सेवरल। अगर बिजनेस डूब गया तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, उनका घर, उनकी गाड़ी, सब कुछ रिस्क में आ सकता है। ये डर रहता है, इसलिए बहुत लोग पार्टनरशिप से डर जाते हैं। दूसरी लिमिटेशन है लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, बैंकिंग में 10। अगर इससे ज्यादा पार्टनर्स चाहिए तो कंपनी बनाना पड़ेगा। इससे कैपिटल रेजिंग की लिमिट रहती है। तीसरी लिमिटेशन है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप की लाइफ अनसर्टन है। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर गया या मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। कंपनी में शेयर होल्डर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। चौथी लिमिटेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स। पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस रहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर, किसकी कितनी अथॉरिटी है इसको लेकर। अगर पार्टनर्स के बीच कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो डिस्प्यूट्स बिजनेस को खत्म कर सकते हैं। कितनी सारी पार्टनरशिप्स डिस्प्यूट्स की वजह से टूट जाती हैं। पांचवी लिमिटेशन है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप का शेयर किसी बाहर वाले को नहीं बेच सकता बिना बाकी पार्टनर्स की परमिशन के। इससे लिक्विडिटी कम हो जाती है। अगर पार्टनर को अर्जेंटली पैसा चाहिए तो वो अपना शेयर नहीं बेच सकता। कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। छठी लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन। लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट की वजह से पार्टनरशिप को एक्सपैंड करना मुश्किल है। अगर बिजनेस को बड़ा करना है, ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो कंपनी फॉर्म बेटर है। सातवीं लिमिटेशन है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। फर्म और पार्टनर्स एक हैं लॉ की नज़र में। इससे कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती है। आठवीं लिमिटेशन है म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप की सोल है, लेकिन ये एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि एक पार्टनर की गलती से सारे पार्टनर सफ़र कर सकते हैं। अगर एक पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया, जल्दबाजी में कोई रिस्की डील साइन की, तो दूसरे पार्टनर्स भी उससे बाउंड है। अगर एक पार्टनर ने फ्रॉड किया तो दूसरे पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए पार्टनरशिप में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे पार्टनरशिप के 8 मेरिट्स और 8 लिमिटेशंस। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम आते हैं एक ऐसे फॉर्म पर जो सिर्फ बिजनेस नहीं, एक मूवमेंट है, एक रेवोल्यूशन है, और उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोचो, एक छोटा सा किसान है, उसके पास 2 भैंस हैं, रोज सुबह दूध निकालता है, लेकिन जब मार्केट में बेचने जाता है तो मिडलमैन उसे कम पैसा देता है, लूट लेता है। अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अपने जैसे हजारों किसानों के साथ मिलकर एक ग्रुप बना ले, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले, तो वो मिडलमैन को एलिमिनेट कर सकता है, सीधा मार्केट में दूध बेच सकता है, सही प्राइस ले सकता है, और प्रॉफिट जो होगा सब मिलकर शेयर करेंगे। यही कोऑपरेटिव सोसाइटी की पावर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग वॉलंटरली मिलकर आते हैं, अपनी कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए।
इसमें मोटिव प्रॉफिट नहीं, सर्विस है। मेंबर्स की हेल्प करना, मेंबर्स की लाइफ इंप्रूव करना, मेंबर्स को अच्छी क्वालिटी का सामान देना, मेंबर्स को उनकी प्रोड्यूस का सही प्राइस दिलाना। इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा और बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल। गुजरात के 36 लाख से ज़्यादा डेयरी फार्मर्स मिलकर अमूल चलाते हैं। सोचो, 36 लाख लोग, इतने सारे लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं। और अमूल आज सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में फेमस है। अमूल बटर, अमूल दूध, अमूल आइसक्रीम, अमूल चॉकलेट, सब कुछ। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। पहला फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप पूरी तरह वॉलंटरी होती है, मतलब अपनी मर्जी से। कोई भी इंसान जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव से एग्री करता है, वो मेंबरशिप ले सकता है और जब चाहे मेंबरशिप छोड़ भी सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं। दूसरा फीचर है ओपन मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप सबके लिए ओपन होती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग और राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हों। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। मिनिमम 10 मेंबर्स से शुरू होती है, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। जितने ज्यादा मेंबर्स उतना अच्छा। तीसरा फीचर है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की सोल है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। मेंबर्स अपने बीच से एक मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट करते हैं, जो सोसाइटी के डे टू डे अफेयर्स देखती है, और इलेक्शन में हर मेंबर को एक वोट मिलता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब। 1 मेंबर 1 वोट। ये फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपनी से बिल्कुल अलग करता है। कंपनी में जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स, उतनी ज्यादा वोटिंग पावर, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर बराबर है। चौथा फीचर है सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं मोटिव प्रॉफिट नहीं, बल्कि मेंबर्स की सर्विस करना है। हाँ, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी मोटिव है मेंबर्स की नीड्स पूरी करना। जैसे अमूल का प्राइमरी मोटिव है अपने डेयरी फार्मर्स को सही प्राइस दिलाना, उनकी मिल्क क्वालिटी इंप्रूव करना, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट देना। प्रॉफिट भी होता है, लेकिन वो सर्विस के बाद आता है। पांचवा फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है, अपने मेंबर्स से अलग। सोसाइटी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सुए कर सकती है, सुए की जा सकती है। मेंबर्स और सोसाइटी एक नहीं है लॉ की नज़र में। ये फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी को सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से अलग करता है। छठा फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनके द्वारा लिए गए शेयर्स की वैल्यू तक सीमित। अगर सोसाइटी पर उधार है और सोसाइटी फेल हो गई, तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, उनका घर, उनकी गाड़ी, सब सेफ है। सिर्फ उतना रिस्क है जितना पैसा उन्होंने शेयर्स में लगाया है। ये फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्टनरशिप से बहुत अलग करता है, जहां अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सातवां फीचर है गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज देती है, टैक्स एग्जेम्पशंस देती है, लो इंटरेस्ट लोन्स देती है, टेक्निकल असिस्टेंस देती है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आम आदमी के लिए काम करती हैं, सोशली यूजफुल हैं, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें एनकरेज करती है। आठवां फीचर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जो जनरली कम होता है, जैसे 9% या 12%। लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है, वो मेंबर्स के बीच में उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इसे पेट्रनेज डिविडेंड कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के 8 मेन फीचर्स। इस फॉर्म में बहुत पोटेंशियल है, खासकर आम आदमी के लिए, किसान के लिए, छोटे वर्कर के लिए। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स, लिमिटेशंस और टाइप्स। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स, लिमिटेशंस और टाइप्स की। पहले मेरिट्स से शुरू करते हैं। पहला मेरिट है इजी फॉर्मेशन।
कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना रिलेटिवली इजी है। कंपनी की तरह लंबी लीगल प्रोसेस नहीं है। बस 10 मेंबर्स इकट्ठे करो, अपना सोसाइटी का नाम डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करो, बायलॉज बनाओ, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास रजिस्टर कराओ और बस शुरू हो गई। दूसरा मेरिट है लिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स सेफ हैं, सिर्फ शेयर्स का पैसा रिस्क में है। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा मेरिट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। 1 मेंबर 1 वोट। इससे कोई एक मेंबर या कुछ मेंबर्स मिलकर पूरी सोसाइटी पर कब्जा नहीं कर सकते। आम आदमी की बात सुनी जाती है। चौथा मेरिट है गवर्नमेंट सपोर्ट। सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशंस, लो इंटरेस्ट लोन्स, टेक्निकल ट्रेनिंग, ये सब गवर्नमेंट देती है। पांचवा मेरिट है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स को सीधा मार्केट से जोड़ती है, मिडलमैन खत्म। इससे फार्मर को सही प्राइस मिलता है और कंज्यूमर को भी सही प्राइस मिलता है। छठा मेरिट है लो कॉस्ट ऑपरेशंस। प्रोफेशनल मैनेजर्स की जगह मैनेजिंग कमिटी होती है। मेंबर्स वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करते हैं, इससे कॉस्ट कम रहती है। सातवां मेरिट है सोशल अपलिफ्टमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये फाइनेंशियली वीक लोगों को एक साथ लाती है, उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहला लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल। मेंबर्स जनरली फाइनेंशियली वीक होते हैं। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। गवर्नमेंट से कुछ लोन मिल जाता है, लेकिन वो भी लिमिटेड होता है। दूसरा लिमिटेशन है लैक ऑफ मैनेजोरियल एफिशिएंसी। मैनेजिंग कमिटी के मेंबर्स आम लोग होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेन मैनेजर्स नहीं। उन्हें मार्केटिंग नहीं आती, फाइनेंस नहीं आती, ऑपरेशंस नहीं आती। तीसरा लिमिटेशन है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ बहुत सारा गवर्नमेंट कंट्रोल भी आता है। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। बायलॉज गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना चेंज नहीं कर सकते। ऑफिसर्स इंस्पेक्शन करने आ सकते हैं। चौथी लिमिटेशन है लैक ऑफ मोटिवेशन। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को एक्स्ट्रा सैलरी या बोनस नहीं मिलता उनके एक्स्ट्रा एफर्ट्स का, इसलिए उनमें मोटिवेशन की कमी रहती है। पांचवी लिमिटेशन है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफियर करती है, अपने कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश करती है। इससे सोसाइटी का ओरिजिनल पर्पस पॉलिटिकल एजेंडा में बदल जाता है। छठी लिमिटेशन है डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स। बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबकी अपनी सोच है, अपनी ज़रूरतें हैं। किसी को लगता है कि उसे कम प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, किसी को लगता है कि मैनेजिंग कमेटी फेवरेटिज्म कर रही है। अब बात करते हैं टाइप्स की। कोऑपरेटिव सोसाइटी 6 टाइप्स की होती हैं। पहली, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कंज्यूमर्स की डेली नीड्स पूरी करती है, सस्ते रेट पर क्वालिटी गुड्स देती है, जैसे सुपर बाजार, केंद्रीय भंडार। दूसरी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है, जैसे अमूल डेयरी फार्मर्स दी हेल्प करता है, IFFCO किसाना दी। तीजा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मेंबर्स को लोन देती है, सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करती है, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। चौथी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मेंबर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है, कलेक्टिवली लैंड खरीदकर बिल्डिंग बनाती है। पांचवी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मेंबर्स की प्रोड्यूस की मार्केटिंग करती है, ब्रांडिंग करती है, सीधा मार्केट में बेचती है। छठी, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किसानों को कलेक्टिवली फार्मिंग करने में हेल्प करती है, ट्रैक्टर्स, सीड्स, इरिगेशन सब मिलकर यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स, लिमिटेशंस और टाइप्स। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कंपनी। अब हम आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के आखिरी और सबसे पावरफुल फॉर्म पर, और वो है कंपनी। कंपनी एक ऐसी चीज है जिसका अपना अलग एग्जिस्टेंस है, अपनी अलग आइडेंटिटी है, अपनी अलग लाइफ है। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो लॉ द्वारा क्रिएट किया गया है। ये नेचुरल इंसान नहीं है, लेकिन लॉ की नज़र में एक इंसान की तरह ट्रीट की जाती है। सोचो, एक ऐसी चीज जो इंसान नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, सू कर सकती है, सू की जा सकती है, अपना बैंक अकाउंट रख सकती है,
अपना पैन कार्ड रख सकती है, अपनी टैक्स फाइल कर सकती है। ये है कंपनी का मैजिक। कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, लेकिन कंपनी शेयर होल्डर्स से अलग होती है। अगर शेयर होल्डर मर जाता है तो कंपनी खत्म नहीं होती। अगर शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच देता है तो कंपनी खत्म नहीं होती। कंपनी की लाइफ परपेचुअल होती है, मतलब हमेशा चलती रहती है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और लिमिटेड लायबिलिटी होती है। चलो अब इसके फीचर्स एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, शेयर होल्डर्स से बिल्कुल अलग। कंपनी खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर कंपनी पर कोई केस किया जाता है तो कंपनी के खिलाफ केस होता है, शेयर होल्डर्स के खिलाफ नहीं। इस फीचर को एस्टैब्लिश करने वाला एक फेमस केस था सॉलमन वर्सेस सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 में। दूसरा फीचर, लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ उतने तक जितना उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। अगर कंपनी फेल हो जाती है तो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, उनका घर, उनकी गाड़ी, सब सेफ है। सिर्फ उतना पैसा डूबेगा जितना उन्होंने शेयर्स खरीदने में लगाया था। यही वजह है कि बहुत लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा फीचर, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की लाइफ शेयर होल्डर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। शेयर होल्डर्स आते हैं, जाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। कंपनी तभी खत्म होती है जब लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डिसॉल्व किया जाए। इसलिए कहा जाता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। चौथा फीचर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल इंसान नहीं, लेकिन लॉ इसे इंसान की तरह मानता है। कंपनी का अपना नेशनैलिटी होता है, अपना डोमिसाइल होता है, लेकिन कंपनी वोट नहीं कर सकती क्योंकि वोटिंग राइट सिर्फ नेचुरल पर्सन्स को है। पांचवा फीचर, कॉमन सील। पहले कंपनी का एक कॉमन सील होता था, एक रबर स्टैंप, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद अब कॉमन सील ऑप्शनल हो गया है। अब डिजिटल सिग्नेचर्स यूज होते हैं। छठा फीचर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, खासकर पब्लिक कंपनी में। आप अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सातवां फीचर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी में ओनर्स और मैनेजर्स अलग होते हैं। ओनर्स हैं शेयर होल्डर्स जो शेयर्स खरीदते हैं। मैनेजमेंट करते हैं डायरेक्टर्स और प्रोफेशनल मैनेजर्स। शेयर होल्डर्स सिर्फ वोटिंग करते हैं, डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं, लेकिन खुद डेली ऑपरेशंस नहीं देखते। आठवां फीचर, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, मतलब लॉ के थ्रू रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है और उसी के साथ कंपनी का जन्म होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर 3 मेन टाइप्स की कंपनीज होती हैं। पहली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। शेयर्स का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है। पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है, जैसे फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकते हैं। पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, आईपीओ ला सकते हैं। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। नाम के आगे लिमिटेड लिखना जरूरी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड। तीसरी, 1 पर्सन कंपनी। ये कंपनीज एक्ट 2013 का नया कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ एक ही मेंबर, सिर्फ एक ही शेयर होल्डर, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह अकेला, लेकिन कंपनी के बेनिफिट्स के साथ। लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख। एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लिमिट क्रॉस करे तो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
एक इंसान सिर्फ एक ओपीसी बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे कंपनी के मीनिंग, फीचर्स और टाइप्स। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कंपनी के मेरिट्स और लिमिटेशंस। अब हम बात करते हैं कंपनी के मेरिट्स और लिमिटेशंस की। पहले मेरिट से शुरू करते हैं। पहला मेरिट, लिमिटेड लायबिलिटी। ये कंपनी का सबसे बड़ा मेरिट है। शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट्स सेफ हैं, सिर्फ शेयर का पैसा रिस्क में है, इसलिए बहुत लोग कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा मेरिट, लार्ज कैपिटल। कंपनी शेयर्स बेचकर बहुत बड़ा कैपिटल जुटा सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आईपीओ ला सकती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है, दुनिया भर के इन्वेस्टर से पैसा ले सकती है। प्राइवेट कंपनी भी वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले सकती है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग थे। कंपनी में हजारों, लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तीसरा मेरिट, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की लाइफ शेयर होल्डर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। कंपनी तभी खत्म होती है जब लॉ के अकॉर्डिंग डिसॉल्व किया जाए। इससे बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलती है, कस्टमर्स को ट्रस्ट रहता है, एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी फील होती है। चौथा मेरिट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। पब्लिक कंपनी में तो स्टॉक एक्सचेंज में कुछ सेकंड्स में खरीद और बेच सकते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिलती है। पांचवा, मेरिट प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनीज प्रोफेशनल डायरेक्टर्स और मैनेजर्स हायर कर सकती है, उन्हें अच्छी सैलरी दे सकती है। इससे मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ती है, क्वालिटी डिसीजंस होते हैं। छठा, मेरिट टैक्स बेनिफिट्स। कंपनी का इनकम टैक्स रेट इंडिविजुअल से अलग होता है, कुछ एग्जाम्पशंस और डिडक्शन मिलते हैं। सातवां, मेरिट पब्लिक कॉन्फिडेंस। कंपनी में ट्रांसपेरेंसी होती है, एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिक होती है, ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं, सेबी रेगुलेट करती है, इससे पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है। आठवां, मेरिट स्कोप फॉर एक्सपेंशन। कंपनी के पास लिमिटेड लायबिलिटी, लार्ज कैपिटल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, परपेचुअल सक्सेशन सब कुछ होता है जो एक्सपेंशन के लिए चाहिए। कंपनी इजीली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है, नए मार्केट्स में एंटर कर सकती है, दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहली लिमिटेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कंपनी बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। MOA, AOA, DIN, DSC, नेम अप्रूवल, एड्रेस प्रूफ और रजिस्ट्रेशन के बाद भी बहुत सारी कंप्लायंसेस। बिना CA या लॉयर की मदद के बनाना मुश्किल है। दूसरी लिमिटेशन, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कंपनी पर गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल होता है। कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करनी, बोर्ड मीटिंग्स करनी, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स करनी, पेनल्टी का डर हमेशा रहता है। तीसरी लिमिटेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, खासकर पब्लिक कंपनी में। एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली पब्लिश होते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना पड़ता है, कंपेटिटर्स को सब पता चल जाता है। चौथी लिमिटेशन, डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी में डिसीजंस जल्दी नहीं हो पाते। पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है, एजेंडा सर्कुलेट करना पड़ता है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलानी पड़ती है। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज की वजह से टाइम लग जाता है। पांचवी लिमिटेशन, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स ओनर है, डायरेक्टर्स मैनेजर है। डायरेक्टर्स कभी कभी अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख सकते हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ। शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं, सब मिल नहीं सकते, उनका कंट्रोल कम होता है। इस प्रॉब्लम को एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। छठा लिमिटेशन, ओलिगार्की मैनेजमेंट। कंपनी की मैनेजमेंट एक छोटे ग्रुप के हाथ में होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आम शेयर होल्डर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता, उनकी बात नहीं सुनी जाती। सातवीं लिमिटेशन, हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। कंपनी चलाना बहुत महंगा है। रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ROC फाइलिंग का खर्चा, ऑडिट फीस, लीगल फीस, कंप्लायंस ऑफिसर्स की सैलरी, बोर्ड मीटिंग्स का खर्चा। इतना सारा खर्चा सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में नहीं था। तो दोस्तों, ये था कंपनी के 8 मेरिट्स और 7 लिमिटेशंस। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर, और वो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
अब तक हमने 5 फॉर्म्स डिटेल में पढ़े। सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। हर फॉर्म की अपनी फीचर्स हैं, अपने मेरिट्स हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी फॉर्म चूज करें। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारी पूरी बिजनेस जर्नी को अफेक्ट करेगा और ये डिसीजन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चलो उन फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। तुम क्या बिजनेस कर रहे हो? अगर छोटी सी दुकान है, ग्रोसरी शॉप, चाय की टपरी, मोबाइल रिपेयर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। अगर प्रोफेशनल सर्विसेज है जैसे CA फर्म, लॉ फर्म, क्लिनिक, तो पार्टनरशिप बेस्ट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बड़ी फैक्ट्री है, तो कंपनी बेस्ट है। अगर किसान है, मिलकर दूध बेचना है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ट है। तो बिजनेस की नेचर सबसे पहले डिसाइड करती है कि कौन सी फॉर्म सूटेबल है। दूसरा फैक्टर है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। तुम्हारा बिजनेस कितना बड़ा है? लोकल लेवल पर है, एक शहर में, पूरे देश में या इंटरनेशनल? अगर लोकल है, छोटा है, सोल प्रोप्राइटरशिप चलेगी। अगर थोड़ा बड़ा है, मल्टीपल सिटीज में है, पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनी। अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का है, पब्लिक कंपनी। तीसरा फैक्टर है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? अगर कम चाहिए, 1 से 2 लाख, सोल प्रोप्राइटरशिप से हो जाएगा। अगर 10 से 20 लाख चाहिए, पार्टनरशिप से जुड़ेगा। अगर 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, कंपनी ही ला सकती है, IPO लाकर, शेयर्स बेचकर। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एक मेजर फैक्टर है। चौथा फैक्टर है डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड। तुम कितना कंट्रोल चाहते हो? अगर पूरा कंट्रोल चाहिए, अकेला डिसीजन लेना चाहते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर थोड़ा कंट्रोल शेयर करने को रेडी हो, पार्टनर्स के साथ मिलकर डिसीजंस लेना चाहते हो, पार्टनरशिप। अगर बोर्ड के साथ मिलकर चलाने को रेडी हो, प्रोफेशनल मैनेजर्स को कंट्रोल देना चाहते हो, कंपनी। पांचवा फैक्टर है रिस्क एंड लायबिलिटी। तुम कितना रिस्क उठा सकते हो? अगर अनलिमिटेड रिस्क लेने को रेडी हो, पर्सनल एसेट्स दांव पर लगाने को रेडी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। अगर रिस्क लिमिटेड रखना चाहते हो, पर्सनल एसेट्स सेफ रखने हैं, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। छठा फैक्टर है ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूटी। तुम कितने टाइम के लिए बिजनेस करना चाहते हो? अगर टेम्परेरी है, कुछ साल का प्रोजेक्ट है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर जनरेशंस तक चलाना है, फैमिली बिजनेस बनाना है, HUF या कंपनी। अगर परपेचुअल एग्जिस्टेंस चाहिए जो कभी खत्म न हो, कंपनी। सातवां फैक्टर है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तुम कितनी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस टॉलरेट कर सकते हो? अगर बिल्कुल नहीं, मिनिमम फॉर्मेलिटीज चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो करने को रेडी हो, ऑडिट्स, फाइलिंग्स, कंप्लायंस, कंपनी। आठवां फैक्टर है टैक्स कंसिडरेशंस। डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट है। सोल प्रोप्राइटर का इनकम पर्सनल इनकम में ऐड होता है, इंडिविजुअल स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। कंपनी का अलग टैक्स स्लैब है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती है। HUF को सेपरेट टैक्स एंटिटी का बेनिफिट मिलता है। तो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से भी फॉर्म चूज की जाती है। तो दोस्तों, ये थे 8 फैक्टर्स जो चॉइस ऑफ फॉर्म को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। What factors affect the choice of form of business organization? तो ये 8 फैक्टर्स लिखने हैं एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन के साथ। याद रखना, कोई भी फॉर्म परफेक्ट नहीं है। हर फॉर्म की अपनी स्ट्रेंथ्स है, अपनी वीकनेसेस है। तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हारा गोल, इन सब के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सी फॉर्म बेस्ट है। अगले स्लाइड में हम पूरे चैप्टर का समरी करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये क्लास कंप्लीट होने वाली है। चलो एक बार पूरे चैप्टर का समरी करते हैं ताकि जो सीखा वो अच्छे से सेट हो जाए। आज हमने चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का वन शॉट किया। 5 फॉर्म्स डिटेल में पढ़े। पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला ओनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इजी फॉर्मेशन, लिमिटेड कैपिटल, छोटे बिजनेसेस के लिए बेस्ट। दूसरा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू फैमिली का बिजनेस, करता हेड,
Co-partners owners by birth, tax benefits, लेकिन कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा, पार्टनरशिप, 2 या ज्यादा लोग, एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए बेस्ट। चौथा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वॉलंटरी एसोसिएशन, सर्विस मोटिव, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, 1 मेंबर 1 वोट, अमूल बेस्ट एग्जाम्पल। पांचवा, कंपनी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, बड़ी बिजनेसेस के लिए बेस्ट। हर फॉर्म के फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, टाइप्स, सब कुछ हमने डिटेल में कवर किया। और आखिर में हमने चॉइस ऑफ फॉर्म के फैक्टर्स पढ़े, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल, कैपिटल, कंट्रोल, रिस्क, ड्यूरेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और टैक्स कंसिडरेशंस। अब एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए। पहला क्वेश्चन, कंपेयर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, टेबल फॉर्मेट में डिफरेंसेस लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 फीचर्स लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 टाइप्स लिखने हैं। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 फैक्टर्स लिखने हैं। छठा क्वेश्चन, राइट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स। ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं हूं तुम्हारी डिजिटल बेस्टी डोली एआई, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय।